Hello everyone, this is Embryologist Ravi from Haryana, and today we will be talk about a huge topic. Basically, it's a very important topic for the clinical embryology students. Uh, it's a graduate student or master students. The topic is male infertility. तो अब आज हम इसके बारे में बात करेंगे पूरा का पूरा, इसके ओवरव्यू से लेके इसके ट्रीटमेंट तक। ये एग्ज़ाम्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो मे बी 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का या 30 मार्क्स का जितना भी रहेगा, तो आप ये वीडियो देख के इसको पूरा कवर कर सकते हो। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर ये वीडियो पूरे एक सेशन में कंप्लीट ना हो तो इसके मैं कुछ पार्ट बना दूंगा, जिससे आपको देखने में आसानी रहे और आप इजीली इस पूरे टॉपिक को कवर अप कर पाओ। तो आज हम बात करें इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्यों। अगर हम ओवरऑल बात करें जनसंख्या में, तो 7 बंदे अगर हम पकड़ें तो 7 बंदों में से एक बंदा ऐसा कोई ज़रूर मिलेगा जो इनफर्टाइल होगा। अब इनफर्टाइल मतलब मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल इनफर्टाइल मतलब कैसे? देखिए, कोई भी कपल्स है, अगर वो कपल 5 या 7 साल से ट्राई कर रहा है, विदाउट प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, बेबी बनाने की प्लानिंग कर रहा है वो, और उनको हो नहीं रहा, तो हो सकता है कि उसके अंदर जो मेल में जो डिफेक्ट होते हैं वो सब का सब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, या सब के सब हम बात करेंगे इसके अंदर। उसको बोलते हैं मेल इनफर्टिलिटी। अब देखिए, अब क्या क्या क्यूज़ हैं ऐसे हो सकते हैं। हो सकता है उसका स्पर्म काउंट अच्छा ना हो सकता है उसका स्पर्म का मोटिलिटी अच्छा ना हो सकता है उसका स्पर्म का शेप अच्छा ना हो, मोर्फोलॉजी डिफेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है उसको कुछ इंजरी हो, उसका लाइफस्टाइल अच्छा ना हो। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो मेल इनफर्टिलिटी को इंडिकेट करते हैं, जो बताते हैं कि इसको इंडिकेट है, इसको मेल इनफर्टिलिटी है या नहीं। अब सिम्टम हमें कैसे पता चलेगा कि उसको ये जो बंदा है ये इनफर्टाइल है या नहीं है? अब वही कि उसको सेक्स करने में दिक्कत होगी, उसको इंटरकोर्स करने में, और इजैकुलेशन नहीं होगा उसका अच्छे से, और स्पर्म अगर निकलेंगे तो बहुत कम अमाउंट में निकलेंगे, या सीमन का वॉल्यूम बहुत कम रह सकता है। या हो सकता है कि कोई पेशेंट है और उसको टेस्टिस में स्वेलिंग आई हुई है, या फिर रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे गायनेकोमेस्टिया हो गया। ब्रेस्ट का साइज़ बड़ा हो किसी मेल का, तो हार्मोन इम्बैलेंस हो, तो ये सब चीज़ें रहती हैं जो हमें दिखाते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हैं किसी किसी बंदे के अंदर, तो वो इनफर्टाइल हो सकता है। तो अब हमें कैसा पता चलेगा कि इसका स्पर्म काउंट कम है? तो देखिए, हम इसके थ्रू अब जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। अब मेडिकल कंडीशंस क्या क्या हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि इसको ये इनफर्टिलिटी है या नहीं है? देखिए, नॉर्मल स्पर्म काउंट का अगर हम बात करें ना, तो वो 16 मिलियन पर ml तक रहता है। जैसे कि अगर हम 1 ml अगर सीमन लेंगे तो उसके अंदर 16 मिलियन तक स्पर्म रहने चाहिए अकॉर्डिंग टू WHO मैनुअल। तो वो जो बंदा रहेगा, जो मेल रहेगा, वो नॉर्मल है। मतलब एक बार अगर वो स्पर्म इजैकुलेट कर रहा है, तो 40 मिलियन स्पर्म एक बार इजैकुलेशन में होनी चाहिए उसके, तभी वो बंदा हम बोलेंगे कि ये अच्छा है, ये फर्टाइल है, ये बेबी बना सकता है। उससे कम है तो वो इनफर्टिलिटी में काउंट होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि मेडिकल कंडीशंस क्या क्या रहेंगी उसकी, कि क्या हो सकता है उसको? सबसे पहली बात, मेडिकल कंडीशन की हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है वेरिकोसील की। वेरिकोसील मतलब जो वेसल्स रहते हैं बेसिकली टेस्टिस के अंदर, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाता है, जिससे उसका जो इजैकुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, या फिर सीमन का काउंट है या जो सीमन का वॉल्यूम है वो अच्छे से बाहर नहीं आ पाता। जो अब अच्छे से बाहर नहीं आएगा तो वो अब पूरा वॉल्यूम, मतलब इनफ वॉल्यूम नहीं मिला अगर हमें एग को फर्टिलाइज करने के लिए, तो डेफिनेटली एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो बेबी नहीं बनेगा। बेबी नहीं बनेगा तो हो गया मेल इनफर्टाइल। अभी हम बात सिर्फ मेल के बारे में कर रहे हैं, फीमेल के बारे में मैं इसे अगली वीडियो में बताऊंगा। ये टॉपिक खत्म करने के बाद अगला मेल इनफर्टिलिटी का रहने वाला है, सॉरी फीमेल इनफर्टिलिटी का रहने वाला है। दिस इज ए मेल इनफर्टिलिटी। तो अब वेरिकोसील की बात करें इन्फेक्शन, दूसरी मेडिकल कंडीशन की, तो वो रहता है इन्फेक्शंस। तो देखिए, अब हो सकता है कि उसको कुछ भी इन्फेक्शन रहा हो, जैसे कि हो सकता है उसको एपिडिडेमिस में इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वासा डिफरेंशियल में दिक्कत हो, या हो सकता है उसके टेस्टिस में कुछ इन्फेक्शन रहा हो। तो कुछ भी ऐसी मेडिकल कंडीशन होगी जिससे ये पता चलेगा कि उसका एजैकुलेशन नहीं आ रहा, तो उसको पेन हो रहा है एजैकुलेशन के टाइम पे, तो हम हो सकता है उसके ये इन्फेक्शन हो सकते हैं उसको, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो गए। ये सब चीज़ें ये क्योज करते हैं, मतलब और जो STI होता है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, वो तो परमानेंटली टेस्टिस को डैमेज भी कर सकते हैं पर्टिकुलरली। तो ये हुआ हमारा मेडिकल कंडीशंस, और इससे अगली जो मेडिकल कंडीशन आती है वो हमारी रहती है इजैकुलेटरी इश्यूज। देखिए, अब हो सकता है कि ये है क्या इजैकुलेटरी इशू।
देखिए नॉर्मल हम जानते हैं जहाँ से हमारा यूरिन पास होता है वहीं से ही हमारे स्पर्म बाहर आते हैं, टेस्टिस से पहले वासा डिफरेंशिया के थ्रू और फिर यूरेथ्रा में आएंगे। अब इजैकुलेटरी इश्यूज में क्या रहेगा, जो स्पर्म्स हैं वो गलती से ना यूरेथ्रा के अंदर चले जाएंगे। अब इसका एग्जामिनेशन हम यूरिन टेस्ट करके करेंगे। अगर यूरिन के अंदर तुम्हें नॉर्मल से ज़्यादा अगर सीमन काउंट देखने को मिल रहा है तो दैट मीन्स उसको इजैकुलेटरी डिजीज। अब इस कंडीशन को बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, मीन्स कि स्पर्म का यूट्रस के सॉरी यूरेथ्रा के अंदर चले जाना, टेस्टिस से आके और यूरेथ्रा के अंदर चले जाना, डायरेक्ट बाहर ना आना। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको ये चीज़ें हो सकती हैं, स्पाइनल इंजरी किसी की हो या सर्जरी किसी का ब्लैडर का सर्जरी हुआ हो, तो ये सब चीज़ें उसको हो सकती हैं। अब चौथा जो और इम्पोर्टेंट मेडिकल कंडीशन है इनफर्टिलिटी का, वो है एंटीबॉडीज़। ऐसी एंटीबॉडीज़ जो स्पर्म को अटैक करके किल कर देंगी। आपने सुना होगा ब्लड और स्पर्म बैरियर करके, तो अगर मान के चलो WBC प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, अब वो डायरेक्ट अगर आएंगी स्पर्म के कॉन्टैक्ट में तो वो स्पर्म को खा जाएंगी, क्योंकि वो हैप्लॉइड स्पर्म है और WBC को लगेगा कि ये तो मेरी बॉडी का है नहीं, हैप्लॉइड कोई सेल ही नहीं है मेरे पास, तो वो उसको ख़त्म कर देगी। तो अगर ऐसा रहेगा तो वो स्पर्म को किल कर देगा। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो भी वो मेल इनफर्टाइल हो सकता है। अब अगर किसी बंदे को ट्यूमर है, मान के चलो कैंसर है या फिर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, नॉन मैलिग्नेंट मीन्स अभी वो गांठ है बस, अभी तो वो पूरे ब्लड के अंदर गया नहीं है, तो वो भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, या फिर किसी का सर्जरी हुआ हो और या फिर कोई कीमोथेरेपी ले रहा हो, तो ऐसी चीज़ें इनफर्टिलिटी को बढ़ावा दे सकती है, मतलब वो हो सकता है पेशेंट इनफर्टाइल। अब जो सबसे मेन बोल सकते हैं इसको हम, ये रहता है अनडिसेंट टेस्टिकल्स, जो देखने को मिल सकता है बेसिकली, मतलब ऐसे टेस्टिस जो मैच्योर तो रहेंगे या फिर हो सकता है वो मैच्योर भी ना हो, लेकिन वो जो स्कोटम होता है, टेस्टिस का पाउच होता है, वो उसके अंदर प्रॉपर नहीं आ पाता, तो उसको बोला जाता है अनडिसेंट टेस्टिस। अगर एक मान के चलो एक टेस्टिस आया और एक नहीं आया, और अब वो हो भी सकता है फंक्शनल ना हो, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। और ये कंडीशन हमें तब पता चलती है जब कोई भी फीमेल या मेल, इज नॉट फीमेल, इज बेसिकली मेल, जब वो मैच्योर होता है या प्यूबर्टी एज में आता है, तब उसको वो जो टेस्टिस होते हैं वो अच्छे से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एक टेस्टिस भी स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन क्रिप्टोऑर्किडिज्म में वो कैनाल से नीचे आता ही नहीं है। तो और उससे क्या होगा, उससे ये रहेगा कि इनफ अमाउंट में स्पर्म नहीं जा पाएंगे, तो वो पेशेंट इनफर्टाइल हो जाएगा। अब 7th आया हार्मोन इम्बैलेंस। मेडिकल कंडीशन में हार्मोन इम्बैलेंस, अगर किसी का हार्मोन का लेवल सही नहीं है, जैसे कि LH का लेवल, FSH का लेवल या टेस्टोस्टेरोन का लेवल, वो भी इनफर्टिलिटी कोज कर सकता है। और अभी है 8th, ऐसे डिफेक्ट ऑफ ट्यूब, मतलब कि अगर ब्लॉकेज है ट्यूब के अंदर, मैंने आपको बताया था कि वासा डिफरेंशिया अगर ब्लॉक है, या कोई ट्रोमा हुआ है, उसको एक्सीडेंट हुआ था कोई, या फिर कोई एबनॉर्मल डिसेंट है, तो वो भी इनफर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। अब मेडिकल कंडीशन में अगर उसको इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम आ रहा है, कि हो सकता है उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, अच्छे से उसका पेनिस इरेक्टाइल ना हो रहा हो, या फिर अच्छे से इजैकुलेशन ना हो रहा हो, या फिर उसको इंटरकोर्स करते हुए पेन हो रहा हो, तो ये सब चीज़ें दर्शाते हैं कि जो पेशेंट है वो इनफर्टाइल है, मीन्स जो मेल है वो इनफर्टाइल है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। और ये बहुत मिस्टीरियस, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है ना, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूँ जो मैं, वो बहुत मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस में आप खुद सुन के ये सोचोगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो ये है एक सीलिएक डिजीज़ होती है। सीलिएक डिजीज़ ये होती है बेसिकली, एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन प्रोटीन, और ये प्रोटीन मिलता है हमें वीट के अंदर। और ये जो प्रोटीन रहता है ना, ये प्रोटीन मतलब 100% नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ परसेंट तक ये भी पार्टिसिपेट करता है इनफर्टिलिटी क्यूज करने में। अब काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि सर फिर तो हम गेहूँ खाए ही ना, अगर इनफर्टाइल हो रहे हैं गेहूँ खाने से। देखिए, अगर किसी के अंदर ये ज़्यादा बन रहा है ना, ये प्रोटीन अगर ज़्यादा है, तो ये क्यूज कर सकता है। तो अगर मेडिकल कंडीशंस में देख के अगर इसको डायग्नोस करके अगर पता लगाएं, तो उस पेशेंट को बोला जाएगा कि आप ये जो ग्लूटन की जो भी चीज़ें हैं उनको कम कीजिए, या फिर नॉन ग्लूटन जो भी चीज़ें रहेंगी वो दी जाएंगी उसको। अब सबसे ज़्यादा और मेजर इफेक्ट मान के चलिए आप, वो होती है मेडिसिन। अब जैसे जो जिम वाले बंदे रहते हैं, वो
मेजर इफेक्ट में क्या रहता है, जैसे मेजोरिटी में क्या देखने को मिलता है, सबके सब नहीं होते ऐसे। जैसे मेडिसिन लेने में टेस्टोस्टेरोन, कोई टेस्टोस्टेरोन उसका रिप्लेसमेंट का सर्जरी ले रहा है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट सर्जरी, और लंबे लंबे टाइम से एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ कर रहा है, या फिर कीमोथेरेपी ले रहा है, कैंसर मेडिसिन ले रहा है वो, तो या फिर ऐसा कोई ड्रग ले रहा है जो अर्थराइटिस की बेसिकली, तो वो उसका स्पर्म काउंट को डिक्रीज कर सकती है। अब या फिर किसी का पहले सर्जरी हुआ हो, ऐसे यूरेथ्रा का कुछ सर्जरी, प्रोस्टेट का कुछ सर्जरी हुआ है, तो वो भी इनफर्टिलिटी क्योज कर सकती है। हो सकता है कि वो ब्लॉकेज बना दें, अच्छे से स्पर्म बाहर ना पाएँ, तो ये सब चीज़ें रहती हैं जो इनफर्टिलिटी को क्योज करती हैं मेडिकल कंडीशंस में। अब अगर हम बात करें, अब दूसरी कंडीशन आती है इनफर्टिलिटी को लेके इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की, कि इन्वायरमेंट में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं कि जो हमें जो मेल को इनफर्टाइल कर सकती हैं। देखिए, अब सबसे पहले रहता है जैसे हीट या फिर टॉक्सिन्स या केमिकल्स, ये चीज़ें भी इनफर्टिलिटी क्योज कर सकती हैं। जैसे सबसे पहले हम केमिकल्स की बात करें, जैसे ऑर्गेनिक सोलवेंट, या फिर पेंटिंग की जो सॉल्यूशंस आते हैं वो, या फिर हम जो खेतों में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो, तो ये सब चीज़ें केमिकल्स हैं जो इनफर्टिलिटी को क्योज करते हैं। अब दूसरा एनवायरमेंटल इशू है रेडिएशंस को लेके। जैसे हाई डोज का अगर कोई रेडिएशन लेता है, या फिर जैसे कि आपने देखा होगा ना कभी एक्सरे के बाहर ये लिखा रहेगा कि प्रेग्नेंट लेडीज से दूर रहें, तो ये भी इनफर्टिलिटी को क्योज कर सकता है। एक्सरे या फिर हायर रेडिएशंस इनफर्टिलिटी क्योज कर सकती है। अब थर्ड जो है इन्वायरमेंटल इशू, वो है ओवर हीटिंग ऑफ द टेस्टिकल्स। अगर उसके टेस्टिस ज़्यादा टाइम के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर में रह रहे हैं वो, तो वो भी स्पर्म के काउंट को डिक्रीज़ कर सकता है और उसकी मोटिलिटी को भी डिक्रीज़ कर सकता है। अब इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे कि ज़्यादा गर्म पानी में ज़्यादा देर तक बैठे रहना, या ज़्यादा नहाना गर्म पानी में, या लैपटॉप को रख के पैरों के ऊपर काम करना। ये भी स्टडी पूरा फिक्स नहीं हुआ है, मतलब पूरा स्टडी ये डिस्कवर कर नहीं पाया कि लैपटॉप से 100% होता है या नहीं, बट इज़ लाइक जो टेम्परेचर बढ़ाता है लैपटॉप, तो इट्स मे बी क्यूज, वो इनफर्टिलिटी क्यूज कर सकता है। अब ये तो थी एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ऐसे आपका लाइफस्टाइल भी इस पे डिपेंड करता है, आपका लाइफस्टाइल है कैसा। अब मान के चलिए आप ड्रग यूज़ कर रहे हो, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जैसे मैंने बताया, या फिर ज़्यादा कोकीन ले रहे हो, या फिर कुछ भी नशा कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें आपके स्पर्म को डिफ्यूज़ कर सकती हैं, अच्छा काउंट नहीं होने देंगी, मोटिलिटी अच्छा नहीं होने देंगी। और आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो, वो टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज़ करेंगी, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्योज करेंगी, और स्पर्म का प्रोडक्शन लो कर देंगी। अगर आप टोबैको स्मोक कर रहे हो, तो स्मोक डेफिनेटली वो तो स्पर्म को काउंट करता ही, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी वो पूरा का पूरा रोल प्ले करता है। कैंसर तो करेगा ही करेगा। अब है दूसरा है नेक्स्ट है ओवरवेट। देखिए, अगर वेट कम है या ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ है आपको, या तो आपका हार्मोन ज़्यादा है या आपका हार्मोन कम है, मतलब कुछ ना कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है अगर वेट का ऊपर नीचे हो रहा है तो डेफिनेटली अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो इट मे बी क्योज द स्पर्म काउंट डिक्रीज, एंड इट मे बी लीड टू क्योज द मेल इनफर्टिलिटी। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इस चीज़ को लेके, तो लास्ट में इसका आता है हमारा डायग्नोस और ट्रीटमेंट। देखिए, ये सब सारी चीज़ें थी, मेडिकल कंडीशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर, और लाइफ जो आप लाइफ में यूज़ कर रहे हो, वो सब चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं इनफर्टिलिटी को, कैसे करती हैं ये मेल को इनफर्टाइल। अब हम बात करें डायग्नोस, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे ये पता लगाएं कि ये बंदा इनफर्टाइल है। डॉक्टर के पास जाके बोलेंगे तो वो कौन कौन से टेस्ट करेगा, कैसे पता लगाएगा वो? तो सबसे पहले वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देखेगा कि भाई उसके सेक्स ऑर्गन का साइज़ कैसा है, या उसका क्रिप्टोर्किडिज्म की कंडीशन तो नहीं है, टेस्टिकल्स अच्छे से आए या नहीं आए, कोई सर्जरी हुआ या नहीं हुआ, तो वो प्यूबर्टी के टाइम पे देखेगा वो। और दूसरा जो रहता है टेस्ट, वो करके देखेगा सीमेन एनालिसिस, कि उसका सीमेन का काउंट कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, पीएच कितना है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका डीएनए तो उसका डैमेज है या नहीं, तो वो देखेगा। और थर्ड है स्कोटल यूएसजी, कि जो स्कोटल रहता है उसके अंदर देखेगा अल्ट्रासाउंड करके कि वेरिकोसील कैविटी में कोई वेरिकोसील हुआ है उसको, या हाइड्रोसील कुछ हुआ है या नहीं हुआ, या फिर उसके टेस्टिस के अंदर जो भी डक्ट्स हैं, जैसे वसा डिफरेंशिया होगी, उनमें कोई ट्विस्ट है या नहीं, या ब्लॉकेज है या नहीं है, वो सब पता चलेगा। और नेक्स्ट है हार्मोन टेस्ट करके देख सकता है वो, उसका अगर लेवल डिक्रीज या इंक्रीज़ हुआ, मतलब कुछ एबनॉर्मलिटीज मिली, तो डेफिनेटली वो इंडिकेट करेगा। और विटामिन टेस्ट करके देख सकता है, जैसे विटामिन डी बेसिकली रहता है
वो स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म के काउंट को इफेक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि विटामिन डी अगर किसी का कम है तो वो नामर्द है, नपुंसक, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ से दूर रहिए। तो अभी ये सिर्फ स्पर्म को काउंट को डिक्रीज करेगा, मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज कर सकता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज रहेगा तो इट्स मे बी क्यूज द बोन, वो अगर ज़्यादा एज में टेस्टोस्टेरोन कम हुआ, जैसे 35 या 40-50 की एज में अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है आपका, तो वो आपके जॉइंट्स पेन को क्यूज कर सकता है कि जॉइंट पेन होगा आपको। और 9th है हमारा, जैसे जेनेटिक टेस्ट करके देख सकता है वो, आपसे पूछेगा कि हेरिडिटी में कि आपके पापा को क्या था क्या नहीं, ऐसे करके। और आपके यूरिन को एग्जामिनेशन करके देख सकता है कि आपका भाई स्पर्म यूरेथ्रा में तो नहीं जा रहा, या फिर आपकी टेस्टिकुलर बायोप्सी करके देख सकता है, या स्पर्म फंक्शन टेस्ट करके देख सकता है, जैसे फ्रक्टोज टेस्ट कर लेगा कि फ्रक्टोज अच्छे से बन रहा है नहीं बन रहा, और फर्टिलिटी टेस्ट चेक कर लेगा, पेरोक्सिडेज टेस्ट चेक कर लेगा कि सीमन के अंदर WBC कितना है, ज़्यादा इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें करके डॉक्टर आइडेंटिफाई कर सकता है कि कितना है आपके अंदर, कितना फैक्टर है जो इन चीज़ों को क्यूज कर रहा है इनफर्टिलिटी को। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगेगा। अब नेक्स्ट और फाइनल है इसका ट्रीटमेंट। देखिए, सबसे पहली बात है कि ट्रीटमेंट लेते हुए घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। अगर किसी को भी इन सब चीज़ों में कुछ दिक्कतें फील हो रही हैं, जैसा कुछ फेस कर रहा है कोई भी इंसान इन सब चीज़ों को लेके, तो वो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करे, अपने पार्टनर से बात करे इसके बारे में खुल के, अपने घर वालों से बात करे और जाकर डॉक्टर को बोले और अच्छा सा ट्रीटमेंट ले। अब ट्रीटमेंट में से क्या रहेगा, अगर हो सकता है अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक हो तो आपका सर्जरी करना पड़े, तो भी आप दोबारा रिकवर हो सकते हैं। आपकी अगर इन्फेक्शन है तो आपके इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है। मान के चलो कि आपका अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन तो उसको मेडिसिन लेके ठीक किया जाएगा। और या मान के चलो आपको इंटरकोर्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब कि स्पर्म मैच्योर होने से पहले ही बाहर आ रहे हैं, तो वो अच्छे मैच्योर स्पर्म नहीं है, तो उसका भी इलाज हो सकता है। या हार्मोन्स अगर की कमी है तो हार्मोन्स का मेडिसिन लो, उसका ट्रीटमेंट कराओ। एंड द बेस्ट थिंग इज़ फॉर द ART इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए, अगर इन सब चीज़ों से भी अगर आपका ये सब चीज़ें ग्रो नहीं कर रही, या आपका कुछ भी इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर पाएँ, कैसे इसको सही कर पाएँ, तो ये सब चीज़ें आप ART के थ्रू जा सकते हैं। जैसे अगर आपको बेबी चाहिए और आपका स्पर्म काउंट भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप जा सकते हैं IVF और ICSI की तरफ। IVF एक प्रोसीजर है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर आपका स्पर्म काउंट लो भी है तो भी वो आपको बेबी लैब के अंदर बना के दे देंगे। तो ये था इसका ट्रीटमेंट। अब देखिए, जो की पॉइंट है इसका इनफर्टिलिटी का, वो है कि सबसे ज़्यादा जो इनफर्टिलिटी क्योज कर रही है मेल के अंदर आज के टाइम पे, वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। सबसे पहली बात है कि कोई भी अगर कपल्स अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो अपने पार्टनर को स्ट्रेस फील ना कराएं। अगर वो स्ट्रेस फील करेंगे तो फिर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, वो क्यूज कर सकता है, और फिर स्पर्म अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएंगे और उनको फर्टिलाइजेशन करने में दिक्कत होगी। तो अभी क्या सीन है कि जो भी पेशेंट है वो स्ट्रेस अगर ले रहा है तो अच्छे से आप उससे बात कीजिए, उसको कंसल्ट कीजिए, उसको बोलिए कि अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराए। तो घबराने की और शर्माने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आप जैसे ही आपको ये सिम्टम या ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है, आप डेफिनेटली एक अच्छे डॉक्टर के पास, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। और कपल्स अपने पार्टनर्स की मदद करें इन सब चीज़ों से निकलने के लिए। ये सच में बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत डिप्रेसिव चीज़ें हैं। अगर हर कोई बंदा ऐसा नहीं रहता जो इनको फेस कर पाए, कई बंदे इनको लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको समझाना बहुत मुश्किल रहता है। तो बात कीजिए और अपने पार्टनर की मदद कीजिए और स्ट्रेस फ्री रहिए और जाके अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है या फिर और कुछ इसमें ऐड होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इसके आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो रहेगा मेल तो कवर हुआ हमारा। नेक्स्ट हमारा रहेगा फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। सेम उसके मेडिकल क्यूज क्या हैं, सिम्टम क्या हैं, कैसे होता है वो। और आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा जो रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन के चांस रहते हैं वो फीमेल के अंदर रहते हैं। और कमेंट करके मुझे बताना ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। अगर आपकी बात सही रही तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा और अच्छे से उसके बारे में अच्छे से डिटेल बता पाऊँगा। तो बने रहिएगा इस चैनल के ऊपर, ताकि मैं आपको और आगे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और थोड़ी सी नॉलेज वाली बातें बताता रहूँ। और तब तक अपना ध्यान रखें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।